Assalamu alaikum everyone. Welcome to the show. I apologize. मैंने कुछ अर्सा शो नहीं किया is mainly because of Ramadan. मुझे शाम को टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों के लिए आऊँ एंड इसीलिए अगर आप नोट करें मैंने ऑनलाइन शो वैसे भी नहीं किया. मेरी इंटेंशन बिल्कुल ये है कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ईद संडे या मंडे को आ जाएगी. उसके बाद रेगुलरली हम एवरी वीक आपके लिए मैं शो करूँगा एंड ऑफ कोर्स हम वीडियोस को भी दोबारा शुरू करेंगे. सो सिर्फ नेक्स्ट वीक तक जस्ट बेयर विद मी. हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. मैंने सोचा कि ईद से वेट करने से पहले लेट्स डू अ शो बिफोर ईद. मैं आप सारों को रमज़ान ख़त्म होने लगा है तो ईद मुबारक भी बोल दूँ एंड देन ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई कैन आंसर दैट. एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है या आप चाहते हैं कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूं कोर्ट के अंदर, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. एक चीज़ मैं मेंशन करूंगा, ऑफ कोर्स यू कैन कीप राइटिंग योर क्वेश्चंस. मैं सर टोइक के केस वालों के लिए कुछ बताएं. BK2011 देखें, टोइक के केसेस के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है. अगर आप जाके हमारे उस पे देखें वेबसाइट पे, चैनल पे. उसके अलावा टोइक के केसेस में सिचुएशन अभी तक वही है जो लास्ट थी, जिसमें यही है कि आपने प्रूव करना है कि यू वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन सम, आप समझ लें उस टाइप के टेस्ट के अंदर. बाकी होम ऑफिस की जो पॉलिसी थी वो अगर आप मेरी वीडियो देखें, मैंने उसमें जिक्र भी किया था कि होम ऑफिस ने कहा कि अगर उस टोइक टेस्ट को आपने किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ नहीं किया, ऐसे टेस्ट को जो कि हमें पता है कि ऐसे टेस्ट सेंटर में टेस्ट आप बैठे थे जो कि अब हमें पता चला है कि द टेस्ट सेंटर वाज फेक एक तरह से, या शैम अरेंजमेंट्स उधर होती थी, तो हम मोस्ट लाइकली उनकी पॉलिसी है कि एडवर्स कोई डिसीजन आपके ऊपर नहीं लेंगे अगर आपने उस टोइक टेस्ट को यूज़ नहीं किया. लेकिन अगर आपने उस टोइक टेस्ट को, जहाँ कहीं शैम अरेंजमेंट होती थी किसी सेंटर के अंदर, अगर आपने उसको यूज़ किया है, देन द बर्डन इज़ ऑन यू टू प्रूव कि आप उस शैम अरेंजमेंट में हिस्सेदार नहीं थे. तो ये चीज़ें आपको कोर्ट में प्रूव करनी पड़ती हैं. तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट जो टोइक का होता है. कैन यू अप्लाई फॉर 20-year रूट एनी अर्लियर? वन पंच, आपका सवाल बड़ा अच्छा है बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, बिकॉज जो प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन है 20 years की, वो किक ही नहीं होते जब आपके 20 years पूरे हो जाएं. अगर आप 20 years से पहले एप्लीकेशन डालेंगे तो जो कानून आप पे अप्लाई होता है वो स्लाइटली डिफरेंट है, जिसमें हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि दे वुड बी वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल कि आप यूके से बाहर अपनी होम कंट्री में नहीं जा सकते. मैंने आई एम प्रिटी श्योर मैंने वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल पे भी एक वीडियो बनाई है, तो अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ आप चैनल पे जाके उस वीडियो को लाजमी देखिएगा. एंड प्लीज़, हाय सुखदेव, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हाय अरुज, कि अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं प्लीज़ आप इंग्लिश में लिखें. आई विल बी प्लीज़ आमना इफ्तार ने लिखा, आई कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद यू. आमना, इट्स वेरी ईजी. मेरे सोशल मीडिया पे मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं. मेरे 2 प्रोसेसेस हैं अपॉइंटमेंट के. आप टेलीफोन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं या आप इन पर्सन कर सकते हैं. तो दोनों सूरतों में आप मेरे ऑफिस को कॉल कर सकते हैं या मुझे आप मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर दें. अगर आपको टेलीफोन अपॉइंटमेंट चाहिए तो मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ, और अगर आपको इन पर्सन अपॉइंटमेंट चाहिए तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा एंड यू कैन कम इन एंड सी मी. When you submit a spouse for work permit, do they consider as further leave to remain? मुझे इस बात की समझ नहीं आपने क्या लिखा है, क्योंकि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे और आप अपने स्पाउस के लिए डाल रहे हैं तो फर्दर लीव टू रिमेन तो उस सूरत में कंसिडर होगी अगर द स्पाउस इज ऑलरेडी इन दिस कंट्री. तो आई डोंट नो विच तरीके से आप फर्दर लीव टू रिमेन बोल रहे हैं, बिकॉज जो स्किल्ड वर्कर डिपेंडेंट वीज़ा डलता है उसका जो लिंक है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. उसका FLRP जो फर्दर लीव टू रिमेन वीज़े हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है. किसी ने अच्छा सवाल पूछा, हाउ लॉन्ग डज द फैमिली वीज़ा नाउ डेज टेक? आजकल 1 year का टाइम आप दिमाग में रख लें. व्हाट इज़ योर पोस्ट कोड टू कम टू योर ऑफिस? वो बड़ा आसान है, वी आर UB13HA. अगर आप वेस्ट लंदन सॉलिसिटर गूगल पे टाइप कर लें
तो हमारी फर्म आ जाएगी एंड देन यू नो वेयर आई एम। अगेन जिस तरह मैंने आपको बोला, अगर आप सोशल मीडिया में मेरी डिटेल्स भी डालें, इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आपको डिटेल्स आ जाएंगी फर्म की। किसी ने सवाल पूछा कि इफ स्किल वर्कर एप्लीकेशन इज इनवैलिड कैन वी मेक अ न्यू एप्लीकेशन। तो देखें, पहली बात तो ये कि स्किल वर्कर की एप्लीकेशन की वन ऑफ द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है कि आपने ओवर स्टे 14 डेज से ज़्यादा नहीं किया। तो अगर आपका स्किल वर्कर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, जाहिर बात है आपका अगर पिछला वाला वीज़ा ख़त्म हो चुका है, तो मेक श्योर कि 14 डेज के अंदर आप एप्लीकेशन करें। मैंने एक वीडियो बनाई थी 39 इमिग्रेशन रूल 39E के ऊपर, उसमें यही बोला गया है कि अगर आप ओवरस्टे हो जाते हैं तो कौन कौन सी एक्सेप्शंस आप पे अप्लाई होती हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शंस वो ओवरस्टे है। उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपने कोई इन टाइम एप्लीकेशन डाली और वो इनवैलिड, रिजेक्ट या रिफ्यूज होती है, 14 डे के अंदर आप पे वो एक्सेप्शन अप्लाई होती है। और स्किल वर्कर में होम ऑफिस भी ये कहता है कि इफ़ यू फॉल अंडर 39E इमिग्रेशन रूल में, जो कि एक्सेप्शन है ओवरस्टे के लिए, आप नई एप्लीकेशन स्किल वर्कर की डाल सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ लोग रियलाइज़ नहीं करते कि मोस्ट लाइकली जो कॉस्ट है जो आपने लास्ट टाइम यूज़ किया वो यूज़ अप हो चुका है, यू विल हैव टू गेट अ न्यू कॉस्ट। तो इन बातों का ख्याल रखें। किसी ने बोला कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ स्पाउस वीजा इफ यू स्विचिंग फ्रॉम वर्क परमिट टू स्पाउस। अगेन आजकल होम ऑफिस टाइम ले रहा है, आप उसको 7 to 8 months तो दिमाग में रखें। इफ इट हैपेंस अर्लियर एक्सेलेंट, अदरवाइज 7 to 8 months रखें। As main applicant, I didn't receive my visa, but my dependent did on 10th March. वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। देखिए, मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर आपका वीज़ा नहीं आ रहा, अब आपको पता है, और आई थिंक मैं बहुत दफ़ा अपने शो में कह चुका हूँ कि होम ऑफिस ने वो सारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ईमेल्स हटा दिए हैं जो हम लोग यूज़ करते थे टू कॉन्टैक्ट होम ऑफिस ईमेल के ऊपर कि भाई हमारा डिसीजन आप जल्दी दे दें। इस वक्त जो बेस्ट रूट है आपके पास होम ऑफिस को चेस करने के लिए, दैट इज़ योर MP। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने MP से रब्ता करें और आप अपने MP को बोलें कि प्लीज़ मेरे केस को चेस करें। अब अच्छी बात है कि आपको MP के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ईमेल पे MP से रब्ता कर सकते हैं और होम ऑफिस फिर आपको जवाब देगा थ्रू दी MP। वो सबसे इफेक्टिव मैनर है टू चेस योर एप्लीकेशन। अगर आप प्लीज़ इंग्लिश में लिखें। किसी ने लिखा है सर कैन यू पिक अप द कॉल। अनफॉर्चुनेटली अगर आप मेरा शो रेगुलर फॉलो करते हैं, मैंने अब सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो मैं शोज़ करूँगा इंशाल्लाह, लाइक आई सेड, ईद की अभी ईद आने लगी और रमज़ान की वजह से आई थिंक लास्ट शो मैंने अभी लिटिल ओवर अ वीक की है, तो बिन वेरी बिजी रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में। इंटेंशन मेरी यही है कि ईद के बाद वी गोना डू रेगुलर शोज़ इंशाल्लाह विद यू। लेकिन आई लाइक दिस फॉर्मेट मोर। अगर आप माइंड ना करें कि मैं बड़े आराम से फ़ोन को सेटअप कर लेता हूँ और मैं शो कर लेता हूँ आपके साथ, फिर 20-30 मिनट का शो हम कर लिया करेंगे। तो मेरे ख्याल से जब मैं इस तरह शो करता हूँ मैं इसमें कॉल्स नहीं ले सकता, तो यू जस्ट हैव टू बे विद मी। एंड उसके अलावा आई नो मैंने कुछ अरसे से कोई वीडियोस भी नहीं बनाई हमारे चैनल पे इमिग्रेशन के ऊपर। द इंटेंशन इज के रमज़ान के बाद आई एम गोना स्टार्ट डूइंग दैट फॉर यू गाइस एज वेल। ओ वाह, आज बड़े जल्दी मैसेज आ रहे हैं, सिंसियरली अपोलोजाइज। FLR FP application, how many months after biometric? देखिए, आप ओवरऑल 10 to 12 मंथ का पीरियड लगाओ एंड दैट इज द वेटिंग पीरियड। किसी ने लिखा है सर माय लॉयर सेज योर परमिट विल बी डन इन 2 weeks। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता स्किल्ड वर्कर, मैं FLR FP की बात कर रहा था। अगर आपने कोई स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशन डाली है तो जारी बात है उसमें 8-9 महीने तो नहीं लगने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी एक ज्वाइनिंग डेट है अपने एम्प्लॉयर के साथ, होम ऑफिस को उसका बिल्कुल एहसास होता है। तो स्किल्ड वर्कर जो लोग एप्लीकेशन डालते हैं, मैंने जनरली देखा है कि उनका 8 to 12 weeks में जवाब आ जाता है। 8 to 12 weeks इज अबाउट 2 to 3 months। किसी और ने भी पूछा है कि सर हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू, वेयर आर यू बेस्ड। मुझे कांटेक्ट करने का बड़ा आसान तरीका है, बिकॉज अगर आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे जाएं, वहाँ मेरी कांटेक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी वीडियो को मेरी ओपन कर लें हमारे चैनल पे, वहाँ नीचे मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आ रही हैं। वी आर वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स एंड वी आर बेस्ड इन साउथ हॉल।
किसी ने पूछा हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर इंडेफिनिट आफ्टर बायोमेट्रिक्स। किसी भी एप्लीकेशन का आप 1 ईयर का टाइम लगा लो एक्सेप्ट स्किल्ड वर्कर वीजा, क्योंकि उसका डिसीजन थोड़ा जल्दी आ जाता है। मोहम्मद साकिब, अगर आप इंग्लिश में लिख लो आई विल बी ग्रेटफुल। I am switched from carer to skilled worker. Are there any chances to get interview? देखो, पहली तो बात ये है कि अगर आपका केस इंटरव्यू के लिए पिक होता है तो पहले तो ये जान लो कि होम ऑफिस को ऑलरेडी कोई इशू है आपकी एप्लीकेशन के साथ, वो तभी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। बिकॉज होम ऑफिस की जो गाइडेंस है इंटरव्यू के ऊपर वो यही बात बोलती है केस वर्कर को कि अगर यू आर अनहैप्पी विद द एप्लीकेशन, आपको कोई इंडिकेशन है कि ये जॉब सही नहीं है इस एप्लीकेंट के लिए, तो पहला स्टेप ये है कि आप उसका इंटरव्यू लें। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं दैट मीन्स ऑलरेडी होम ऑफिस ने कोई ऐसा इशू आइडेंटिफाई किया आपके एप्लीकेशन के अंदर कि दे वांट सम क्लैरिटी। तो फिर प्लीज़ अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू तैयार करें। जहाँ तक बात आती है कि तारिक भाई व्हाट आर द चांसेस कि मेरा इंटरव्यू होगा या नहीं, आई डू नॉट नो, बिकॉज मुझे ये नहीं पता कि आपकी एज क्या है, मुझे ये नहीं पता कि पहले आपकी हिस्ट्री क्या है, कौन सी जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, अगर बहुत ही कोई 180 डिग्री चेंज करके जॉब अप्लाई करता है तो उसमें होम ऑफिस कुड आस्क, लेकिन अगर कोई मैनेजेरियल पोस्ट पे है और उसके बाद एक और मैनेजेरियल पोस्ट पे जाता है तो देन आई डोंट थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम, मेरी नज़र में एटलीस्ट। अगर कोई शख्स स्किल्ड वर्कर वीजे पे एंड से दे आर ऑन हेल्थ केयर में केयर है और वो केयर से आईटी में और चला जाता है, तो मे बी होम ऑफिस का केस वर्कर आपसे इंटरव्यू में ये पूछना चाहे कि अच्छा जी अपनी कोई क्वालिफिकेशन या कोई एक्सपीरियंस दिखाएं आईटी का, बिकॉज पहले तो आप कैरियर के ऊपर थे। तो वो बड़ा आई थिंक इट्स अ सब्जेक्टिव टेस्ट। कभी कभी होता है केस वर्कर 2 केसेस को देख रहा होता है, एक में ज्यादा उसको इश्यूज नजर आते हैं तो वो कहता है इस वाले को मैं साइड पे कर देता हूँ, इसको पिक कर लेता हूँ। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट डिपेंडिंग ऑन हु इज योर केस वर्कर। Is there any appeal against visit visa refusal due to misreading of evidence? विजिट वीजे पे कोई आपको अपील नहीं मिलती। व्हाट यू कैन डू इज प्री एक्शन प्रोटोकॉल। तो विजिट वीजे में ये होता है कि अगर आप डिसीजन से मुतमईन नहीं है यू कैन डू अ प्री एक्शन प्रोटोकॉल, और अगर प्री एक्शन प्रोटोकॉल आपके फेवर में हो जाए तो होम ऑफिस डज रिकंसिडर द एप्लीकेशन। अगर प्री एक्शन प्रोटोकॉल से अनसक्सेसफुल है तो फिर आप जुडिशियल रिव्यू अप्लाई कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू के अंदर यू हैव टू बी अगेन केयरफुल कि मैरिट क्या है, बिकॉज प्री एक्शन प्रोटोकॉल में ऑफ कोर्स आप अपना मैरिट पुट फॉरवर्ड करते हैं, होम ऑफिस अपना जवाब देता है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू में जाने से पहले हमें देखना चाहिए कि आपका मैरिट क्या है, जिस तरह प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अंदर देखते हैं। तो अगर आपके केस में मैरिट है फिर आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। सो काफ़ी लोग, ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि विजिट वीजे के अंदर अपील नहीं है, दैट इज करेक्ट, लेकिन आप फिर भी प्री एक्शन प्रोटोकॉल करके होम ऑफिस के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। किसी ने बोला है 1 ईयर का वो जो इंग्लिश टेस्ट है उसमें कोई अपील है या नहीं। देखिए, जो आप लोगों के छोटे कोर्सेज होते हैं उसमें सिर्फ रिव्यू का चांस होता है आपका, और अब तो होम ऑफिस ने कानून में थोड़ी तब्दीली ले आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग ये इंग्लिश टेस्ट खास तौर पे करेंगे उनको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि दे आर जेन्युइन स्टूडेंट्स, बिकॉज होम ऑफिस की ऑब्जर्वेशन इन एप्लीकेशंस में है कि ये लोग जो शॉर्ट इंग्लिश कोर्सेज करने आते हैं वो फिर वापस नहीं जाते। तो उसकी वजह से होम ऑफिस ने एक नई रिक्वायरमेंट ऐड कर दी है जिसमें अब वो ये बोलते हैं कि जी हम ये भी चेक करेंगे कि आप जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं, विच मे लीड टू द फैक्ट कि आपके अब इंटरव्यूज होना शुरू हो जाएं जो लोग ये इंग्लिश टेस्ट शॉर्ट कोर्सेज करते हैं। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि नया कानून आया है कि एज सून एज कोई इंग्लिश ये जो छोटे कोर्सेज हैं इनके लिए अप्लाई करता है, होम ऑफिस स्टार्ट कॉलिंग देम फॉर इंटरव्यू, बिकॉज होम ऑफिस को बड़ा कंसर्न है इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर। किसी ने बोला आई अप्लाइड फॉर ग्रेजुएट वीजा ऑन टाइम बट माई किड्स डिड नॉट, कैन आई अप्लाई डिपेंडेंट अगर आपको ग्रेजुएट मिल गया। देखें, बात वही आ जाती है ग्रेजुएट वीजे के अंदर के
कानून ये कहता है एलिजिबिलिटी में कि अगर आपने ओवर स्टे 14 डेज से ज़्यादा कर लिया है तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि जो डिपेंडेंट्स हैं उन्हें कितना ज़्यादा ओवर स्टे किया एंड व्हाई डिड यू नॉट मेक एन एप्लीकेशन फॉर देम विद यू। अब अगर कोई उसके ऊपर कोई कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस हैं तो फिर आप 100% होम ऑफिस की डिस्क्रेशन के ऊपर रिलाई कर रहे हो। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि से समथिंग अबाउट मॉडर्न स्लेवरी केसेस। देखें, आई डू नॉट नो आप क्या मुझे बोलना चाहते हैं मैं बोलूँ मॉडर्न स्लेवरी केसेस के ऊपर। यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर स्पेसिफिक। लेकिन अगर मॉडर्न स्लेवरी केसेस में आपका पॉजिटिव डिसीजन आ जाता है अथॉरिटी की तरफ से कि यू आर अ विक्टिम, तो फिर ये है कि आपको टेम्परेरी तौर पे एक वीज़ा मिल जाता है। बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि मॉडर्न स्लेवरी के वीज़े मिलते रहते हैं और हम फिर इंडेफिनिट भी ले सकते हैं। इट्स अ टेम्परेरी वीज़ा जिसमें टेक्निकली होम ऑफिस की पॉलिसी ये कहती है कि जी जब तक आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, जिस तरह कि इफ़ यू बिन अ विक्टिम ऑफ मॉडर्न स्लेवरी और आपकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है बिकॉज साइकोलॉजिकली आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप इतने ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो जब तक वो ट्रीटमेंट आपकी चल रही है उस आप समझ लें इंटेंसिटी के ऊपर हम आपको वीज़ा देते रहेंगे। तो दिस इज़ द मेन थिंग ऑन मॉडर्न स्लेवरी, यानी कि जो पहला स्टेप है मॉडर्न स्लेवरी के अंदर कि आप क्वालिफाई करें एज अ विक्टिम, यानी कि अथॉरिटी आपको रिकग्नाइज करे और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मॉडर्न स्लेवरी का जो स्कोप है वो काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट मे बी बेहतर ये है कि मैं उसके ऊपर एक आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँगा तो आपके लिए बड़ा ईजी रहेगा। किसी ने बोला अप्लाइड फॉर स्किल वर्कर वीज़ा ऑन प्रायोरिटी बेसिस और उस पर उन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं दिया। अगेन मैं अगर आपको अर्ज करूं होम ऑफिस इज़ ओवरवर्क्ड राइट नाउ। काफ़ी वीज़ाज पे जहाँ लोगों ने प्रायोरिटी सर्विस की, होम ऑफिस इज कम बैक एंड सेड कि हम नॉर्मल टाइम पे करेंगे, तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट। किसी ने पूछा डज सीसीजे रिजेक्ट योर वीज़ा इफ़ यू डोंट डिक्लेयर इट। देखें, पहली तो बात है कि इफ़ यू टॉकिंग फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ नेशनैलिटी, फाइनेंशियल साउंडर्स कैसे अप्लाई इफेक्ट करती है, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई है। डिपेंड करता है कि जो आपका काउंटी कोर्ट जजमेंट है वो कहीं HMRC या किसी हॉस्पिटल का बिल तो नहीं और काउंसिल का बिल तो नहीं, बिकॉज दैट इज़ वेयर द होम ऑफिस टेक्स अ वेरी स्ट्रिक्ट व्यू। लेकिन अगर आप नॉर्मल लीव टू रिमेन एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो अगर एप्लीकेशन में आपसे काउंटी कोर्ट के बारे में पूछा गया तो प्लीज़ उसको बताएं, और अगर आपने किसी वजह से मिस कर दिया तो आप अपने एप्लीकेशन में अपने एविडेंस को अपडेट भी कर सकते हैं। किसी ने कहा शेयर कोड बट आई डिडंट हैव माय वीज़ा एज एक्सपायर्ड 3C। ओके, पहली बात है कि शेयर कोड ज़्यादातर आप एक्टिवेट करते हो इफ़ योर वीज़ा इज़ वैलिड। अगर आपने इन टाइम को एप्लीकेशन डाली और आपको शेयर कोड नहीं मिल रहा, बिकॉज सारी बात है फिर निकल नहीं सकता आपका, तो फिर आपने एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस अपने एम्प्लॉयर को कहना है कि वो यूज़ करें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी एंड आई सेड टू एवरीवन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में आप उसको शेयर करें। Somebody on PSW want to apply for PhD, is it possible? बिल्कुल, आप अगर ग्रेजुएट वीज़े पे और बाद में योर इंटेंशन इज टू स्विच बैक टू अ स्टूडेंट वीज़ा PhD के लिए बिल्कुल आप कर सकते हैं। द मेन थिंग विद द PhD इज कि आपका प्रपोजल यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर ले, बिकॉज देखो इट्स नॉट अबाउट द वीज़ा, इट्स अबाउट PhD थोड़ा हाई लेवल एजुकेशन है। सो वीज़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट्स योर प्रपोजल एंड यूनिवर्सिटी इज विलिंग टू टेक यू ऑन बोर्ड। तो पहले आप उसको रिजॉल्व कर लो, देन द यूनिवर्सिटी विल टेल यू कि आपको कैश देंगे या नहीं देंगे। किसी ने बोला कि आई डिड नॉट डिक्लेयर द काउंटी कोर्ट जजमेंट ऑन द लीव टू रिमेन एप्लीकेशन। जहाँ तक मुझे अभी याद नहीं है ऑन टॉप ऑफ माई हेड क्वाइट ऑनेस्टली कि काउंटी कोर्ट जजमेंट की कोई अलग से सेक्शन था या नहीं, तो मैं उस पर आपको कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। अगर कोई उसमें अलग से सेक्शन नहीं था तो देन यू आर फाइन। कैन यू आंसर माई क्वेश्चन हाउ लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ स्पाउस वीज़ा टेक्स? देखिए, मैंने अभी आपको बोला है कि स्किल वर्कर के अलावा तकरीबन हर एप्लीकेशन में 8 to 12 मंथ का आप मार्जिन रख लें। If the main applicant is under processing, their 3 months dependent can leave the country। वो डिपेंड करता है कि डिपेंडेंट के पास वीज़ा है या नहीं, बिकॉज अगर आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन डाली हुई है तो प्लीज़ यू कैन नॉट लीव द कंट्री, यू हैव टू स्टे इनटू द कंट्री, अदरवाइज इट्स कंसिडर्ड कि आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई है।
हाउ लॉन्ग डज होम ऑफिस टेक आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी? उसमें अभी भी 4 to 5 months रख जाते हैं। हासिन आलम, आई थिंक यही नाम था आपका। What will happen if someone forget to apply indefinite leave to remain? देखिए जी, पहली तो बात है कि अगर आप you forget to apply indefinite leave to remain तो इसका मतलब आपके पास वीज़ा है। तो आई होप आपका वीज़ा अभी तक वैलिड है, बिकॉज अगर आपका वीज़ा अभी तक वैलिड है यू कैन स्टिल मेक द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एप्लीकेशन। लेकिन अगर किसी वजह से आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया एंड यू बिकम एन ओवरस्टे, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज हर एप्लीकेशन के अंदर जो आपकी डिस्क्रेशन है ओवरस्टे की वो प्रीटी मच इज 14 days आफ्टर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए, या अगर आप अंडर 3C अपीलें की हुई हैं जब तक वो एग्जॉस्ट हो जाए। तो आपने उन बात का ख्याल रखना है। How much time does it take to withdraw the asylum case? It all depends on the home office, but अगर आपकी इंटेंशन है कि विड्रॉ करके कोई नई एप्लीकेशन डालनी है तो आप फिर भी डाल सकते हैं, और जो आपने विड्रॉ का कंफर्मेशन होम ऑफिस को भेजी हुई है वो नई एप्लीकेशन में लगा लें। अगर आपकी इंटेंशन है कि मैं विड्रॉ करके कंट्री लीव करनी है तो उसका बेस्ट तरीका है जो वॉलंटरी रिटर्न टीम है, आप उनसे रब्ता करें एंड देन दे कैन गेट द थिंग्स प्रोसेस्ड फॉर यू क्विकर। किसी ने कहा है कि आई लेफ्ट द यूके नाउ एंड आई लेफ्ट माई बैंक अकाउंट ओपन। बिल्कुल, अगर आपने देखें, अगर आप यूके लीव कर लिया और आपने बैंक अकाउंट ओपन रखा हुआ है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग बिकॉज यू नॉट अ रेजिडेंट एनी मोर इन द यूके। तो फिर आपको बैंक को बताना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ यूके में डिफरेंट बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं फॉर ओवरसीज रेजिडेंट्स, जो यहाँ के आप समझ लें टैक्स डोमिसाइल नहीं है। तो प्लीज़ आपको ये बताना चाहिए बैंक को, ताकि वो आपका अकाउंट बंद कर दे। इफ यू वांट एन ओवरसीज अकाउंट, डिपेंड करता है कि वो बैंक वो फैसिलिटी देता है या नहीं, बिकॉज सर्टन बैंक्स, अगर आप यूके में टैक्स डोमिसाइल नहीं है, आप रेजिडेंट नहीं है, वो आपको बैंक अकाउंट अपना नहीं रखने देते। तो प्लीज़ आप इस बात का ख्याल रखें। Okay, next time a dependent care visa. I have 2 years visa, but my wife has 5 years, please. देखें, आप बिल्कुल, अगर आपकी वाइफ मेन एप्लीकेंट है एंड यूर द डिपेंडेंट, आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो बिल्कुल आप एक्सटेंड कर सकते हैं। किसी ने अच्छा सवाल पूछा कि कैन यू अप्लाई योर पार्टनर वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान इफ़ यूर ऑन ह्यूमन राइट्स? अनफॉर्चुनेटली नहीं, बिकॉज अपेंडिक्स एफएम के अंदर जो लोग आते हैं उस कैटेगरी में जो अपेंडिक्स एफएम में अपने पार्टनर को बुला सकते हैं, दोज आर मेनली जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, ब्रिटिश सिटीजन, प्री सेटल स्टेटस के ऊपर यूरोपियन नेशनल्स, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन वाले, एंड असाइलम जिनको मिल चुका है, असाइलम सीकर्स। तो इस वजह से जो प्राइवेट लाइफ है उन लोगों को अपेंडिक्स एफएम पे नहीं रखा गया। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि जिनको प्राइवेट लाइफ पे से 20 ईयर के ऊपर वीज़ा मिला है या हाफ द लाइफ पे मिला है, अगर वो पाकिस्तान में शादी करते हैं तो अपेंडिक्स के अंदर अपने पार्टनर को नहीं बुला सकते। आई अपोलोजाइज। सर, ऑन वॉलंटरी रिटर्न हाउ मेनी डेज अ वीक्स इट टेक्स? स्ट्राइकिंग उसका ये होता है कि जब आप कांटेक्ट करते हो ना, तो बेस्ट थिंग इज आप उनको बता दो, दे डू आस्क यू क्योंकि आपने कब जाना है, हमें अपना ट्रैवल प्लान बताओ, और फिर वो आपसे टिकट की कॉपी मांगते हैं। एंड देन व्हाट दे अरेंज इज के पासपोर्ट आपको होम ऑफिस का कोई पर्सनल एयरपोर्ट पे दे देगा। सो यू नीड टू गेट ऑल दीज थिंग्स सॉर्टेड आउट विद देम। My wife came on a spouse visa. She left me after 12 months. Uh, ओके, आई मिस दैट, आपने और क्या लिखा था, लेकिन आई एम सॉरी टू हेयर दैट। जाहिर बात है, शी इज़ लेफ्ट यू, वो किसी ना किसी तरीके से अपनी ही कोई एप्लीकेशन डाल लेंगी टू रिमेन इन दिस कंट्री। आपके पास, अगर आप इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप होम ऑफिस को बता दें कि अगर इफ़ यू फील कि आपकी रिलेशनशिप कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गई है तो वो फिर होम ऑफिस उनको नोटिस दे देगा कटेलमेंट का। दैट इज़ द ओनली थिंग। PSW refused applied, if refused can I work full time? आई थिंक ये आपका सवाल था। अगर आपने ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई किया और वो रिफ्यूज़ हो गया है,
और आपने इन टाइम एप्लीकेशन की और उसके बाद रिफ्यूज़ल के बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू किया है, तो जब तक ये सारे स्टेप्स चल रहे हैं, अगर आपने इन टाइम एप्लीकेशन की तो जो आपका प्रीवियस राइट टू वर्क है वो अटैच्ड रहेगा। I'm asking about the bank account as I intend to apply for another visa in 3 months from outside the UK. देखो यार सिड, जो आप एप्लीकेशन डाल रहे हो वो होम ऑफिस में डाल रहे हो, बैंकिंग का ताल्लुक बैंक के साथ है। तो अगर आप इस कंट्री को छोड़ के चले गए हो और इस वक्त आपका यहाँ कोई वीज़ा नहीं है, फ्यूचर में आप एप्लीकेशन डाल के आओगे, यू नीड टू इन्फॉर्म योर बैंक कि जी अब मैं रेजिडेंट नहीं हूँ, आई गॉन बैक टू माई होम कंट्री, मेरी इंटेंशन है कि मैं 3 मंथ बाद दोबारा एप्लीकेशन डालूंगा। अब अगर बैंक सस्पेंड करता है आपके अकाउंट को फॉर दैट पीरियड बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर यू एबल टू कम बैक, और वो कहता है हम उस वक्त खोल देंगे बिकॉज इस वक्त आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं हो, दैट इज समथिंग यू नीड टू स्पीक टू द बैंक। कैन ओवरस्टे बिकम डिपेंडेंट ऑन स्किल वर्कर चाइल्ड 3 years old? देखें, चाइल्ड ओवरस्टे नहीं, उसकी बात ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि अगर आपका बच्चा यहाँ पैदा हुआ है तो देखने में आया कि होम ऑफिस उसको डिस्क्रेशन अप्लाई करके डिपेंडेंट के तौर पे ले लेता है, और अगर होम ऑफिस जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट का इशू क्रिएट करता है वो ज़्यादातर आपके स्पाउसेस के ऊपर करता है या आपके ऊपर करता है, जिसको हम पैराग्राफ जो हम इमिग्रेशन रूल 39E बोलते हैं कि जी 14 दिन का जिसका पीरियड है। अब चाइल्ड की ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन आजकल टाइम लग रहा है, अगर आप कंट्री से बाहर कर रहे हैं एंट्री क्लियरेंस के लिए तो यू कुड एक्सपेक्ट 8 months, और अगर आप इन कंट्री कर रहे हो रजिस्ट्रेशन चाइल्ड की तो 6 to 8 months आजकल लग रहे हैं। किसी ने लिखा है अप्लाइड फॉर सेटलमेंट 2 months ago, अभी तो बहुत टाइम लग रहा है सेटलमेंट के अंदर। लाइक आई सेड कि इस वक्त नॉर्मल एप्लीकेशंस 12 month पीरियड ऑफ द मार्केट रखें। My PSW refused 39E 2.2 I'll be successful on AR। देखिए बात ये कि ना मैंने आपका फुल रिफ्यूज़ल पढ़ा है, ना मैंने आपके ग्राउंड्स AR के पढ़े हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टर्न अराउंड एंड से कि हाँ जो आपने 2 लाइनें लिखी हैं इसके बाद आप ये होगा। तारिक भाई स्टिल इन साउथ हॉल? बिल्कुल राना भाई, आई एम स्टिल इन साउथ हॉल, बहुत अरसा हो गया है। इनफैक्ट आज हम बात भी कर रहे थे, आई डोंट नो कि मे बी हमें लंदन में भी एक ऑफिस खोलना चाहिए, आई डोंट नो फ्यूचर प्लान्स क्या होते हैं, बट या वी आर स्टिल इन साउथ हॉल, यस। राना अजहर पहचाना, सॉरी राना भाई अभी नहीं, माय अपॉलॉजीज, मैं इतनी मुश्किल से ये मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, आई एम गेटिंग मोर, बेहतर से बेहतर हो रहा हूँ मैं, अब वो मैसेजेस इतनी तेज तेज जाते हैं ना, आई एम गेटिंग बेटर एट इट, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी ये वाला जो नया पैटर्न है इसको सीख लूँगा। स्ट्राइकिंग कह रहे हैं सर डू यू कम ऑन यूट्यूब या दीज डेज? बिल्कुल मैं करता हूँ, मैंने कहा ना वो मेरा लास्ट शो आई थिंक 17th को था, वो रमज़ान की वजह से आई एम बिट थोड़ा मेरी टाइमिंग का ज़रा अभी ऊपर नीचे है, बट जिस तरह मैंने आपको बोला इंशाल्लाह मंडे को ईद हो जाए, जो भी प्लान है संडे मंडे, उसके बाद यू वुड फाइंड कि नॉट ओनली शोज़ भी रेगुलर हुआ करेंगे एवरी वीक इस तरह के रैंडमली, बट वी विल ऑल्सो डू उसे क्या कहते हैं वीडियोस फॉर यू। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद एवरीथिंग वुड गो बैक टू नॉर्मल इंशाल्लाह। लेकिन आई थिंक शोज़ मैं इसी तरह किया करूँगा, आई लाइक दिस मोर, तो मैं ये कर लूँगा, मेरी इंटेंशन ये है कि 20-30 मिनट का एक शो कर लिया टिकटॉक पे और फिर 20-30 मिनट का एक शो कर लिया यूट्यूब के ऊपर ड्यूरिंग द डे एट एनी वन टाइम। सो देखें, किसी ने भी यहाँ लिखा है सर माई एप्लीकेशन वॉज रिफ्यूज्ड। इशू ये है कि इस शो का फॉर्मेट है हैविंग अ वेरी कैंडिड डिस्कशन ऑन इमिग्रेशन के कवानीन एंड लॉज न्यूज़, इसमें कोई एडवाइस नहीं होती इस शो के अंदर, एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि क्या मेरिट है आपके केस में। यूल हैव टू कॉन्टेक्ट मी आउटसाइड ऑफ दिस जो अभी हम कर रहे हैं, देन आई कैन लुक एट योर एप्लीकेशन एंड टेल यू कि इज देयर एनी मेरिट इन योर केस कि क्या हम इसको चैलेंज कर सकते हैं या नहीं। किसी ने बोला है तारिक भाई वो जो सिटीजनशिप की इलेगैलिटी वाला रूल था उस पर कोई अपडेट है? अभी तक तो नहीं है, लेकिन लाइक मैं हमेशा कहता हूँ मुझे बड़ा वो, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है ना, गिवन यू माई रीज़न कि वाई आई थिंक इट्स अ वेरी वीक पॉलिसी।
मुझे लगता है द गोल पोस्ट विल चेंज। अब आपकी हिम्मत है कि आर यू गोइंग टू बी द वन के अप्लाई करके देखो कि मिलता है या नहीं मिलता, और आर यू द वन के वेट करोगे 1 ईयर तक कि कोई और अप्लाई करके कर लें, देन यू विल टेक योर चांसेस। अब वो देख लो कि वेयर आर यू। कैन आई ओपन अ चैरिटी कंपनी? बिल्कुल आप चैरिटी कंपनी ओपन कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव दी रिक्वायरमेंट्स चैरिटी कंपनी को ओपन करने के लिए। सॉरी अगर तायरा आप इंग्लिश में लिखो तो आई विल बी ग्रेटफुल। वालेकुम अस्सलाम नाइम। आई थिंक वी डू अनदर 5 मिनट्स गाइस, फिर मैं आपसे परमिशन लूँगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बोला कि इंटेंशन मेरी पूरी ये है कि रमज़ान के बाद वी डू मोर रेगुलर शोज़, लेकिन इसी तरीके से। सो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। किसी ने लिखा है वाई होम ऑफिस आस्क्ड मी फॉर सेकंड टाइम बिग असाइलम इंटरव्यू। देखिए व्लॉग्स कभी कभी जेन्युइनली होता है कि होम ऑफिस आपके इंटरव्यू के नोट्स घुमा देता है, या दे वांट टू क्लैरिफाई समथिंग। कोई घबराने की बात नहीं है, जस्ट गो बैक एंड गिव योर इंटरव्यू। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए, व्हेन यू गिव दीज असाइलम इंटरव्यूज तो प्लीज़ इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट ज़रूर मांगा करें होम ऑफिस से। अगर आप PSW पे नहीं वांट ओपन अ चैरिटेबल कंपनी तो वो चेक करना पड़ेगा कि उसकी चैरिटी कमीशन की रिक्वायरमेंट क्या है फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ अ चैरिटी कंपनी। तो उसके बगैर इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल यू। If you're on human right, can you apply indefinite after 5 years, or you have to complete 10 years? Soul minded, that depends कि आपको वीज़ा ह्यूमन राइट्स पे 10 ईयर पे मिला है या 5 ईयर पे। और अगर आपको पहले 10 ईयर पे मिला और आपने उसको 5 ईयर में बाद में स्विच कराया है, देन द क्लॉक गेट्स रीसेट। तो इसके ऊपर होता है। कैन यू कॉल योर पार्टनर बिफोर मैरिज? बिल्कुल आयशा, आप कॉल कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड अ फियांसे वीज़ा, एंड ऑफ कोर्स आप अपने पार्टनर को कॉल कर सकते हैं। All right, guys, thank you so much. जाने से पहले few things, आप सारों को ईद मुबारक in advance. आज है Thursday. Most likely the Eid would be either on Sunday or Monday. So I don't think कि मैं उससे पहले कोई शो करूँगा. But definitely ईद के बाद we will be regularly in touch इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, because मेरी इंटेंशन यही है कि हफ्ते में एटलीस्ट मैं एक दिन शो करूं यूट्यूब पे, एक दिन करूं टिकटॉक पे, लेकिन इट विल बी इन दिस फॉर्मेट के रैंडम होगा, एंड रात को मैं 20 मिनट के लिए दिन को या रात को कल लिया करूंगा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, थिंग्स यू लाइक। उसके अलावा जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको होम ऑफिस में रिप्रेजेंट करूं या मैं कोर्ट में जाके आपको रिप्रेजेंट करूं, तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि यू कैन गेट इन टच विद मी एंड आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे कोई केस डिस्कस करना है या अपना कोई रिफ्यूज़ल या अपना ऑन गोइंग मैटर डिस्कस करना है कि उसमें मैरिट क्या है, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट, जिसका तरीका है ऑनलाइन या इन पर्सन। थैंक यू सो मच, अपना सारे ख्याल रखो, and inshallah I'm going to see you guys Eid के बाद, and please look after yourself, and videos भी हमारी launch होंगी Eid के बाद regularly, because मैंने जो भी gap दिया था वो रमज़ान की वजह से, then we'll get on board. Thank you so much everyone. I hope everybody has a wonderful Eid. जो Eid नहीं भी मना रहे हैं, सारों को Eid मुबारक. Take care guys.